कौन कौन सी क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है, वो बताई जाए। तो कौन सी मांग, वो फॉर्मेट भरवा लिया 2 वर्ष से, तो इस बार तो नहीं भरवाया है, तो वो उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। एक ही पूछ लेते, जनता की मांग की तो बात कर रहे हैं ना, लेकिन कौन सा किया, हमने जो काम किया वो काम करके दिखा दें ये कि क्या। सुना शंकर सिंह जी की आरोप लगाना बहुत सहज है, लेकिन जो विजन लेकर के चले थे और पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किए उनको मेंटेन रखते आप लोगों ने नाम काट दिए। बीपीएल का जो सीधा आरोप लग रहा है, देखिए बीपीएल के मामले के अंदर अगर ये कहें, अब बिल्डिंगों वालों के नाम इन्होंने बीपीएल में लगा दिए क्योंकि इनके वो एजेंट थे, और घर पे गाड़ियां घूम रही 4 व्हीलर और इन्होंने बीपीएल में नाम डाल दिए, खाद्य सुरक्षा नाम डाल दिए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, हमने वो नाम काटे, इसमें क्या हो, वो काटे, निश्चित रूप से काटे। मतलब जो गांव का गरीब है वो वंचित नहीं जाना से उसको जोड़ा है, उसका जोड़ने के लिए कम से कम काटने पड़ेंगे। तो अभी लगता है आपको दुरुस्त कर रही है लिस्ट? दुरुस्त कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमने 70% जो करना है ना, उस लेवल पर अगर गांव के वंचित 20% बाकी है तो जो वास्तव में उसमें एलिजिबल नहीं है उनको नहीं करेंगे हम। चलिए मैं एक बार, ये बीपीएल का एक बड़ा इश्यू है, मैं आप 1 मिनट के लिए आप हमारे साथ में रुकिए। पूरन जी, बीपीएल का इश्यू मुझे लगता है कि पहली विधानसभा का जब सत्र 2014 में चल रहा था तब से ये बातें निकल करके आ रही है, और डूंगरपुर में के लिए हेम सिंह बढ़ाना मंत्री हैं, उन्होंने जवाब भी दिया था कि वहाँ पॉपुलेशन से भी ज्यादा बीपीएल के लोग बना दिए गए। तो क्या दुरुस्त कर लिया गया इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी किसी भी सरकार के समय में और संख्या के से ज्यादा बीपीएल कैसे हो सकते हैं, ये तो एक वैसे ही सोचने का सवाल है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक व्यवस्था बनाई हुई है पूरे देश में और प्रदेश में कि बीपीएल बना के, और वो 35 किलो गेहूं जो मासिक रूप से दिया जाता है इनको, उन गरीबों को जो उनके चुनाव तक जीवित रहने का काम करके उनको वोट कर जाए, वो भी अभी ये सरकार उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है। चलिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में दुरुस्त हुई है लिस्ट इसकी बीपीएल वाली? नहीं, दुरुस्त कोई नहीं है, लेकिन आए दिन हम डीएसओ से सारे लोगों से जब बात करते हैं, एसडीओ से बात करते हैं, अब प्रयास करते हैं, और प्रार्थी 20-20 चक्कर 10-10 चक्कर लगा लेता है तो उनको सुना तक नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसे वंचित लोग हैं, वास्तव में उनका अधिकार है और उन्हें मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सरकार की भी नीयत होगी, आप लोगों की भी नीयत होगी, लेकिन उनको हक मिल पा रहा है कि नहीं? नहीं, अभी पूरा हक जिनका जैसे बनता है उसका इसलिए नहीं मिल पा रहा कि लोगों को पता ही नहीं कि आपको जोड़ा जाएगा कब। और इनकी जो शंकर सिंह जी को अभी आपने सुना था, शंकर सिंह जी को आपने सुना, उनका कहना था कि 4 व्हीलर लोग लेकर के घूम रहे हैं और उसमें कैसे हम उस योजना के अंदर जोड़ सकते हैं? नहीं, 4 व्हीलर लेके घूमने से क्या फायदा, जब बताया अभी हमारे रावत साहब ने कि वो गूंठा तक जब नहीं लगता है तो 4 व्हीलर लेके ऐसे बांटने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डीलर के यहाँ जाना पड़ता है, अपना राशन कार्ड लेके जाना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है, और उसमें जो आता है उसके बाद उसको उनका ये कहना है कि आप लोगों ने जो लिस्टिंग की थी उस वक्त बीपीएल की, घर पे काम करने वालों को, अपने चहेतों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनको शामिल कर दिया, इनका ये आरोप है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा था तो ये तो शुरू से ही खुली किताब आजादी के समय से ही कि उनकी समीक्षा ये लोग कर लेते, अगर ऐसा होता तो हटा देते। चलिए मेहरिया साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बीपीएल एक बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि चिंता आप लोगों की भी है। बीपीएल का जो मामला है वो सिर्फ इलेक्शन तक था, जो स्वराज संकल्प पत्र है, फिर मैं उसी की बात करूंगा। उसके ग्रामीण विकास खंड में नंबर 6 पे इन्होंने स्पष्ट कहा था कि बीपीएल परिवारों के चयन हेतु एक प्रभावी स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा। अभी जब मैंने पर्सन पूछा तो पर्सन संख्या 245-70-7 में इनका जवाब आया है कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है, नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। ये स्थिति है बीपीएल के बारे में। बीपीएल की लिस्ट जो है वो टाइम टू टाइम रिव्यू होनी चाहिए। कुछ लोग बीपीएल से बाहर भी निकलते हैं, कुछ लोग बीपीएल में आ भी जाते हैं, तो उन सबको इनको शामिल करना चाहिए। ये एक लगातार सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि आज के दिन नहीं चल पाएगी। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं शंकर सिंह जी आपसे लेना चाहूंगा कि अभी मेहरिया साहब ने सीधा आरोप लगाया है कि प्रश्न का जवाब ही जब आ रहा है तो उससे स्थिति साफ है। आप कहें, मैं दोबारा इनसे कहलवा सकता हूं कि क्या प्रश्न था और क्या उसका जवाब आया है। लबोलवाब यह है कि बीपीएल की शॉर्ट लिस्ट के लिए बेसिक नाम काट दिए गए हो, उनको वंचित कर दिया गया हो, लेकिन उसका रिव्यू नहीं किया गया है। देखिए, जैसे बीपीएल के ऊपर और जोड़ दें हम खाद्य सुरक्षा में, गांव के 70% हम लगभग खाद्य सुरक्षा में जोड़ना है। अब 70% में अगर 20% जो वास्तव में एलिजिबल नहीं है उनको जोड़ दिए। अब मैंने मेरे यहाँ कई गाँवों में अब 3-3 फ्लोर की बिल्डिंग लगी है और खाद्य सुरक्षा में ये कहाँ का न्याय, और एक झोपड़ी वाला वो बाकी रह गया क्योंकि वो SC/ST है, उनको बेचारों की अप्रोच नहीं, इसलिए हमने उनको काटे हैं और उनको वो जोड़े हैं। नहीं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नए लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा। नहीं, नए लोगों को तो 70% के ऊपर जो है, और वास्तव में उससे पहले जो एलिजिबल नहीं है उसको शंटी करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ेंगे।
तो चलिए, बजट के बहस की परंपरा जो होती है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। मुख्यमंत्री का रिप्लाई आ चुका है और बहस काफी रोचक कही जा सकती है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो परंपरा हमारे यहाँ पे रही है बजट बहस की, वो और सुदृढ़ और स्वस्थ होनी चाहिए। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का पूरा अवसर भी दिया गया, मुख्यमंत्री ने रिप्लाई भी दिया है और सदस्यों ने खुल करके अपने विचार रखे हैं। और यही वजह है कि जो सवालों के जवाब आते हैं तभी सदस्य खुलकर के बोल पाते हैं कि सरकार का दावा ये और इसकी हकीकत ये है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में आईना दिखाया जाना बहुत जरूरी है और सरकारों को भी, गवर्नमेंट चाहे किसी पार्टी की हो, उसको एक पॉजिटिव रुख में लेना चाहिए कि वास्तव में अगर ऐसा कहीं लेकुना है तो उसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे अतिथि भी हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने खुलकर के बजट बहस पर चर्चा हाउस के बाद जन टीवी के साथ में भी की। उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब के हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हूँ ठाकुर हवेली। लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा, BSNL अपनों को से जोड़े। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। बड़ी खबर में बात होगी संसद की। आपको बता दें, आज राज्यसभा में गोवा में जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई है, बहुमत नहीं होने के बावजूद भी, और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसे मौका नहीं मिला, तो कहीं न कहीं ये जो परेशानी कांग्रेस के साथ है, इसी को मुद्दा बनाकर आज बड़ा ये मुद्दा गरमाया है। और दिग्विजय सिंह जो है वो उन्होंने साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप सरकार पर लगाया। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सियासी मायने क्या हैं और संवैधानिक मायने इसके क्या कुछ हो सकते हैं। तो वही बात हम गोवा के बाद उत्तर प्रदेश की भी करेंगे और उत्तराखंड की भी करेंगे। उत्तराखंड की तो स्थिति साफ हो गई। त्रिवेंद्र
सिंह रावत जो हैं वो उत्तराखंड के अब नए सीएम के तौर पर सामने हैं, उनका नाम सामने है और शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। और सबसे बड़ी बात जो है जिसके जीते बना कहा जा सकता है कि दिल्ली की कुर्सी नहीं मिलती, यानी कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो, सबसे ज्यादा सीटें यहां से है और प्रचंड बहुमत के साथ जो बीजेपी है उसने यहां पर बहुमत हासिल किया है। लेकिन तस्वीर में अभी तक किसी की चित्र नहीं आया, किसी का चेहरा नहीं आया है कि आखिर सीएम होगा कौन। तो इसको लेकर अब संसदीय दल की बैठक भी हुई है और अब विधायक दल की बैठक कल होगी और उसके बाद निर्णय होगा कि यूपी की कमान आखिर किसे मिलती है। राजनाथ सिंह का भी नाम उसमें जुड़ा, तो वहीं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि वहां के बीजेपी की कमान संभाल रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी सामने था। एक छोटा सा जब उनको परेशानी हुई और हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराना पड़ा तो उसके बाद से थोड़ी सी संशय की स्थितियां जरूर सामने आई। तो स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और लंबी सारी फहरिस्त यूपी के सीएम को लेकर है। लेकिन अब पर्दा जो है वो विधायक दल की बैठक के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह खुद यूपी जा रहे हैं और तय करेंगे कि आखिर जो खाली फ्रेम है उसमें किसका चेहरा आएगा। तो वक्त देना पड़ेगा क्योंकि वक्त के साथ ही सारा सब कुछ चीजें जो है वो क्लियर होगी। तो वहीं बीजेपी जो है जिस तरीके से यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिला है और गोवा और मणिपुर में जिस तरीके से उसने सरकार बना ली है, 5 राज्यों में से 4 जगह सरकार बनाने की जो बात है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और अब इसी को लेकर अब आगे की रणनीति 2019 की लोकसभा चुनाव की जो है वो बननी अभी से शुरू हो गई है। और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है संसदीय दल की बैठक के अंदर, उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने सबसे ज्यादा खुलकर बीजेपी को मत दिया है, तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, युवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। दलितों ने सबसे ज्यादा वोट किया है तो दलितों को लेकर भी फोकस किया जाए। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसको किस तरीके से जो मोदी है 19 में बदलेंगे, 2019 के रणनीति और उसके मिशन के लिए अभी से ही जो पार्टी है वो लग गई है। तो वहीं हम राजस्थान के साथ साथ हम बात बिहार की भी करेंगे क्योंकि बिहार में बीएसएससी का जो मामला है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला छाया हुआ है उसको लेकर आज फिर हंगामा हुआ है। कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और विपक्ष लगातार कह रहा है कि कई बड़े नाम जो हैं वो सामने हैं, लेकिन सरकार जो है एसआईटी जरूर गठित किए लेकिन उससे विभेद विपक्ष का नजर आ रहा है, सीबीआई मांग वो लोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान में बजट सत्र को लेकर बहस हुई और बहस के बाद अपनी बात नेता प्रतिपक्ष ने रखी और उसका जवाब सदन के नेता मुख्यमंत्री ने दिया, तो उसकी भी हम चर्चा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। तो गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई और सीएम मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है, लेकिन इस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रहने वाली कांग्रेस के भीतर ही अब निशाने जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं और इस निशाने पर जो सबसे ज्यादा कोई आया है तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आए। तो दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को यह मसला राज्यसभा में उठाया जिसके चलते खूब हंगामा हुआ। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। This is a statement of what she has made publicly. Okay. Number one. Then why not you give a motion? Sir, hear me out. Sir, please hear me out. Again, I have made no allegation. The point is, Mr. Arun Jaitley is a member of this house. He has a right to reply also. So therefore, he is not covered. He is not covered by Rule 238. But sir, I am not making an allegation. I want to raise this issue in the public domain through this August House. है वो सीधे तौर पर भड़कते हुए नजर आए हैं
केंद्र सरकार पर भड़के हैं और उन्होंने कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, जो सिस्टम लोकतांत्रिक है उसको ध्वस्त किया है सरकार ने। पर्रिकर ने वहां पर सत्ता हासिल कर ली, मुख्यमंत्री बन गए, बहुमत भी साबित कर लिया और दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस में नेता की तलाश करते भी रह गए और यहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीटें वहां पर आई तो वो कांग्रेस की आई, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो गई। चलिए, क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं और संवैधानिक तौर पर इसे कैसे देखा जाए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। अगर आज राज्यसभा की बात करें तो दिग्विजय सिंह का जो दर्द है, जो उनकी टीज है, वो जरूर सामने नजर आई है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर खरीद फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गोवा में बना ली गई है। देखिए, जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह की पीड़ा का जी, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो प्रभावित थे उस समय कांग्रेस की जी। वे सीधे उनको राज्यपाल से अप्रोच करनी चाहिए थी जी, लेकिन उन्होंने राज्यपाल से अप्रोच नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने की पहल की उन्होंने। जी जी। एक तो ये बेसिकली ये है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई थी जी कि आपने जो राज्यपाल से आपको अप्रोच करनी चाहिए थी जी। जब दावेदारी, जब आपको ऐसा तो नहीं, सबसे बड़ा दल तो राज्यपाल को आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जब आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास अभाव है, ऐसे सूरत में आपको ही आगे बढ़ के पहल करनी पड़ती है कि आप सरकार बनाएं, के लिए अपना दावा पेश करें। वो दावा भी इन्होंने नहीं पेश किया। अब वो अपना आरोप के रूप में, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस का ज्यादा संख्या है, उस संख्या बल को ध्यान में रखते हुए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही जब ये है कि ये जो पर्रिकर के इधर यहाँ जो है, जो दूसरे जो भाजपा ने दावा पेश कर दिया वहाँ, और ये दावा तब पेश किया जब उनके समर्थक जो गुट थे उन्होंने पर्रिकर को सीएम बनाने की बात की। तो कहीं न कहीं कोई जो दावा पेश करेगा और कोई दावा सुप्रीम कोर्ट में जो एक बिल्कुल, तो संवैधानिक तौर पर अगर देखें महेश जी, तो दावा आपने पेश नहीं किया, आपके पास संख्या बल जो है वो आपने राज्यपाल को नहीं बताया, राज्यपाल से आपने कांटेक्ट करना था वो आपने नहीं किया, और जब दावा लेकर जब बीजेपी के लोग वहां पहुंच गए और समर्थन पत्र उनको दिखा दिया, तो ऐसे में राज्यपाल की जो भूमिका है बिल्कुल ठीक है। जहां तक लगता है जिस तरीके से वो जो भी ज्यादा जो लोगों के साथ अगर कोई दावा पेश कर रहा है तो वो उन्हें ही कॉल करेंगे, तो ऐसे में संवैधानिक प्रश्न तो बनता ही नहीं है। अब जब दिग्विजय सिंह है वो तो अपना नेता ही नहीं चुन पाए और स्थिति ये रही कि वो अब राज्यसभा में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये वो है कि ये मिल गई खमारों से, जब स्थितियां मिल गई और ये जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही तो पर्रिकर को अपना बहुमत पेश करने के लिए कहा गया था। बिल्कुल। तो कहीं अपनी नाकामियों का जो ठीकरा है वो लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के नाम पर दिग्विजय सिंह जो है वो थोपते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं वो फेल्योर हुए हैं इस पूरी रणनीति में, और इस रणनीति में जो है बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, और कहा यही जाता है जो जीता वही सिकंदर। बहुत बहुत शुक्रिया महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलो, तो गोवा को लेकर राज्यसभा में हुए घटनाक्रम की तो हमने बात कर ली। अब बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में भी प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला और उत्तराखंड चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मुहर लगा दी गई है। त्रिवेंद्र सिंह शनिवार को सीएम पद की शपथ भी ले लेंगे और देहरादून में बैठक में यह फैसला भी कर लिया गया है। खासे अमित शाह के क्लोज माने जाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो अब उत्तराखंड की जो कमान है वो त्रिवेंद्र सिंह के
हाथ में आ गई है। कल विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ शपथ लेंगे। तो उत्तराखंड के नए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। विधायक दल की बैठक में इसका फैसला कर लिया गया। 6 से 7 मंत्री भी उनके साथ शपथ जो है वो लेंगे। तो विधायक दल की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मुहर लगा दी गई है। विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके अंदर यह फैसला कर लिया गया है। तो अब उत्तराखंड के अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। आपको यहां यह भी बता दें, जो अंदर खाने से खबर आ रही, 6 से 7 मंत्री जो हैं वो उनके साथ शपथ लेंगे और यह शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को यानी कि कल होने वाला है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। बेटियां माता पिता के मन का वंदन है, भाई की ललाट का चंदन है। गर्भ में ही लिंग की जांच क्यों? गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। ऐसा करना, कराना, सहयोग देना या विज्ञापन करना भी जुर्म है। भुगतनी पड़ सकती है 5 साल तक जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। लिप्त व्यक्तियों की शिकायत टोल फ्री नंबर 104 पर फौरन दर्ज कराएं। मुखबिर की पहचान गोपनीय और सही सूचना पर 2.5 लाख तक का इनाम। बेटियां बचाइए। प्रदेश के किसानों के लिए नवंबर 2016 में सरकार ने जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया। यहां किसानों ने खेती व पशुपालन की नई तकनीकों को जाना और सीखा। इस बहुत बड़ी प्रदर्शनी में राज्य भर से आए 58,000 किसानों को खेती, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी नई तकनीकें, नए उपकरण देखने को मिले। किसान देश विदेश से आए जाने माने कृषि विशेषज्ञों से भी मिले। आयोजन में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के साथ 4,400 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए। इससे राज्य में फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी नई कंपनियां आएंगी और किसानों को भी फायदा होगा। ग्राम का आयोजन राज्य में किसानों की खुशहाली के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए सरकार संभाग स्तर पर ग्राम का आयोजन करेगी। पहला आयोजन मई 2017 में कोटा में होगा। जैसे हुआ मुन्ना गबरू जवान, ना नहीं सुना उसकी बन गई पहचान, पर एक दिन वक्त ने सुना दिया उसे। 2 बच्चे हो गए, अब ना। डॉक्टर साहब, मुझे रोज रोज का झंझट नहीं चाहिए। क्या आपका परिवार पूरा है? हाँ। फिर तो आपके लिए बिना चीरे और बिना टाँके वाली नई और आसान पुरुष नसबंदी ठीक है। बस 5 मिनट का काम। कोई कमजोरी नहीं होती भाई। अरे वाह रे वाह, अब घर में कोई नहीं कहता उसको ना। एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार।
ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। अब कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो बनकर खड़ा है। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद से यह सवाल राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की जुबान पर है। अटकलों का बाजार भी खासा गर्म है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के हर बयान के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। गुरुवार को जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सीएम चुनने की जिम्मेदारी यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है, तो यह समझा जाने लगा कि अब वो रेस से बाहर हो गए। लेकिन शुक्रवार को मौर्य ने सीएम पद पर खुलकर दावेदारी फिर से जता दी और साफ कर दिया कि वो अभी दौड़ में बने हुए हैं। इसी बीच ये भी साफ हो गया है कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण रविवार को होगा। शनिवार को शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और अगले दिन यानी कि रविवार को शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित किया जाएगा। ये सब कुछ तैयारी हो गई, रूपरेखा इसकी तैयार हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि सीएम कौन होगा, और वो विधायक दल की बैठक के बाद यानी कि 4 बजे के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। तो आखिर कौन होगा यूपी का सीएम, इसके ऊपर अब अटकलों का बाजार जो है वो खासा गर्म नजर आ रहा है। शनिवार को विधायक दल की बैठक होनी है, 4 बजे का समय नियत किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर खुलकर दावेदारी जता दी है। तो रविवार को शपथ ग्रहण समारोह की रूपरेखा भी तैयार है। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह होगा, विधायक दल जो है वो तय करेगा और मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अब अटकलें लगाई जा रही। और आइए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब ऑनलाइन पर जुड़ गए। जरा समझें उनसे कि आखिर यूपी की स्थिति जो है फिलहाल साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है और अटकलों का भी बाजार गर्म है, और आखिर कौन इतने प्रचंड बहुमत के बाद जो तस्वीर खाली है, जो फ्रेम खाली पड़ा हुआ, उस पर चेहरा कौन होगा। सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और सबके मन में बस एक ही सवाल कि आखिर यूपी जीतने के बाद अभी तक चेहरा जो है वो नहीं दिख पा रहा है। आखिर चेहरा कौन होगा, कौन यूपी की कमान संभालेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। वैसे तो 4 बजे कल विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद सब कुछ चीजें स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो किसका पलड़ा भारी। देखिए, कुल मिला के 3 बातें सामने आ रही है। नंबर 1, जिसका निर्णय अमित शाह और नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है राजनाथ सिंह जी का है। नंबर 3, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसा नाम चूज करने के आदी रहे हैं जिसके बारे में लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से अनुभव के आधार पर और अपनी पहुंच के आधार पर अगर राजनाथ सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होगा। जितनी वेराइटीज हैं वहां पर लगता नहीं है सैनी साहब की जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर को बैक टू पवेलियन हो गए, अब राजनाथ सिंह बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, तो अब ये एक अलग एक परिपाटी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से एक नाम आया था हरियाणा से, और अगर बात रघुवर दास की करें तो वहां पर भी चौंकाने वाला ये नाम था, तो क्या यूपी में भी कुछ इस तरीके के फॉर्मूले की गुंजाइश बचती है? नहीं, मैं उसमें यूं कहना चाहता हूं कि गुजरात और हरियाणा बहुत छोटे प्रदेश हैं। यूपी इस देश का बहुत बड़ा प्रदेश है जहाँ पर 70 जिले हैं और 20 करोड़ लोग रहते हैं, और यहाँ से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर निगाह जाती है और यहीं से पूरे देश को सिलसिला। ऐसी स्थिति में इसको किसी कमजोर कंधे को नहीं सौंपा जा सकता, और इसीलिए लगता है कि आरएसएस ने जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी के नाम को आगे बढ़ाया है, अंततः मुझे लगता है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में जो कहा जाता है कि वो कुछ अजूबा करते हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे ये अपने उत्तराखंड की बात हो,
मुझे लगता है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ज्यादा मुनासिब और प्रभावी। चलिए, तो क्या कुछ रहेगा? पत्ते तो हैं, 4 बजे के बाद कल खुल जाएंगे और कौन कमान संभालेगा ये तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात बिहार की करेंगे। बिहार में हुए बीएसएससी घोटाले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। परमेश्वर राम के रिमांड के बाद एसआईटी ने जो खुलासा किया है उसमें नीतीश सरकार की जो है वो मुश्किलें बढ़ गई है, सख्ते में पड़ गई है। एसआईटी के सूत्रों के माने तो सरकार के 2 मंत्री और कई विधायकों के नाम सामने आने के बाद अब सरकार कब कार्रवाई करेगी, कैसे इसकी सफाई देगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। एक रिपोर्ट देखिए।